हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है, वो चाहे नेट हो, सेट हो, सीटेट हो या तो फिर यूपीटेट केवीएस। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है या तो फिर बीएड कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल का हर नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ भी सीखने को मिलेगा देन एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैंने जो वर्क किया है ये लोगों को पसंद आ रहा है और मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, देन आइडेंटिकल एंड फ्रैक्टलाइन ट्विंस, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर एंड नर्चर, लॉ ऑफ हेरिडिटी, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देख रहिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए एंड तक देखते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिक, जो वंशानुक्रम होता है। ये क्या होता है ना, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड इनहेरिट इन फ्रॉम द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन थ्रू जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। दैट मीन्स जब बच्चे फर्टिलाइज होते हैं उसी टाइम अपने माँ बाप से जो भी जीन के थ्रू उन्हें मिलता है उसे हेरिडिटी कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक। जब जैसे बच्चा पैदा होता है सब लोग बोलते हैं ना ये पापा पे गया है दिखने में या तो फिर मम्मी पे गया है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब उसका कैरेक्टर बाहर आता है, उसका कोई गुस्सा हो या फिर नाराजगी या तो फिर प्यार करने का तरीका, कोई भी गुण जब बाहर आता है तभी वो लोग कहते हैं कि अपने पापा पे गया है या तो फिर अपने मम्मी पे गया है। तो ये सारी चीज क्या है? हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिक, जो बच्चे के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे आती है, जो कंसेप्शन से चलते रहते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जब मैं आप लोग पता है कि ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम मदर्स ओम। इस बच्चे की माँ के पेट से ही शुरुआत हो जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यू टू हेरिडिटी फैक्टर। ओके, देन टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जहाँ पे 23 फ्रॉम फादर्स एंड 23 फ्रॉम मदर्स। यहाँ पे कहते हैं जो लड़का या लड़की जो भी पैदा होते हैं उनमें 22 क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं जो बोथ लड़का एंड लड़की में होता है। लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है ये डिफरेंट होता है, ये क्योंकि ये डिसाइड करता है उनका सेक्स, वो मेल बनेगा या तो फिर फीमेल बनेगा। ये डिसाइड करता है कौन सा क्रोमोसोम, 23rd क्रोमोसोम। उससे पहले का जो क्रोमोसोम होता है ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में सिमिलरिटी होता है। उससे याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ओके, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। हेरिडिटी इज व्हाट ए पर्सन बॉर्न विद। तो हेरिडिटी क्या है? फाउंडेशन है, ये एक बेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो बॉर्न के साथ जैसे बच्चे कंसेप्शन के फ्रॉम द मदर ओम ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन देयर आर सम ट्विंस। ट्विंस मीन्स जुड़वा, जहाँ पे दो तरीके के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल एंड क्या फ्रेटर्निकल। तो ट्विंस क्या होते हैं? ट्विंस यानी कि जुड़वा। जुड़वा जो होते हैं क्या होते हैं ना, बर्थ मोर देन 2 और मोर ऑप्शन एट ए टाइम। जब बच्चे एक साथ 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम जुड़वा बोलते हैं। ये क्या होता है? द बर्थ ट्विंस इज सच केस वेयर 2 इंडिविजुअल आर बोर्न एट द सेम टाइम। जब एक टाइम पे 2 बच्चे या 2 से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं। तो ट्विंस आर 2 टाइप्स, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं या फिर एक दूसरे के जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप होता है वन ओवन, ये एक ओवरी से डेवलप होते हैं। इस वजह से इन दोनों का आइडेंटिकल, क्योंकि देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे ट्विंस को देखा होगा जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जुड़वा होते हैं। हमने मूवी में भी देखा होगा, जुड़वा मूवी में दोनों एक दूसरे से दिखते हैं। उनके कैरेक्टर भी बहुत सारी चीज़ एक दूसरे से मिलता है। जैसे जब बच्चे छोटा है एक रोना लगता है तो दूसरा भी रोने लगता है, एक को भूख लगती है तो दूसरे को भी भूख लगती है। तो उन दोनों में कुछ बहुत सारी चीज़ सिमिलरिटी होती है, हाँ बहुत सारी चीज़ें डिसिमिलरिटी भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी होती है। तो मूवी में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते हैं कि
लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें उनमें सिमिलैरिटी होती है। दीज आर फर्टिनाइल ट्विंस। यहाँ पे क्या होता है, द फर्टिनाइल ट्विंस अराइज फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवर। यहाँ पे दो सेपरेट ओवरी से वो बच्चे पैदा होते हैं जो डिफरेंट सेक्स के होते हैं, जैसे कि एक लड़का एक लड़की हो सकता है। ओके, एंड इन दोनों में सिमिलरिटी इतना भी नहीं होता है, बहुत कम सिमिलरिटी होती है। ओके, होती है कुछ चीज़, कुछ कैरेक्टर उनमें सिमिलरिटी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्स, एक लड़का और एक लड़की हो सकता है। ओके, देन हेरिडिटी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल के लाइफ में हेरिडिटी इनके आनुवंश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बेस होते हैं फाउंडेशन जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिसाइड करती है। आपकी चाहे फिजिकल हो या तो फिर आपकी कैरेक्टर हो, गुण, इस सब चीज़ को डिसाइड करते हैं। जैसे अगर कोई एक्टर है, जैसे अभी हमने लोगों ने देखा है बहुत सारे एक्टर के बच्चे भी एक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो टैलेंट होता है, वो गुण होते हैं, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं, उन्हें और अच्छी परवरिश मिलती है और अच्छी ट्रेनिंग भी मिलती है, उनका जो गुण होता है वो निखर के ज़्यादा बाहर आता है। उनके अंदर वो टैलेंट होता है। जैसे अगर कोई कारपेंटर होगा तो वो बच्चा ना बचपन से उसके अंदर वो थोड़ी कारपेंटर की गुण आ जाता है, ये होता है। ओके, ये होता है हेरिडिटी। देन आगे जाके हम जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब जानेंगे एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो नेक्स्ट स्लाइड इज लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का लॉ क्या है? देन जॉन जर्जर मेंडल ने दो टाइप के हेरिडिटी के बारे में बताए हैं, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। ये एक लॉ है। यहाँ पे क्या होता है, एक जीन जो डोमिनेंस हो जाता है, जो हर एक जनरेशन पे इफेक्ट करता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि अगर उनके मम्मी पापा टॉल होते हैं तो बच्चे भी टॉल होते होते जाते हैं। उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता है जो हाइट कम होता है, सारे बच्चे टॉल होते हैं। या तो फिर आप देख लें, एक बच्चे अगर किसके फैमिली में मम्मी पापा गोरा है तो बच्चे भी गोरा होते हैं। तो ये कंटिन्यू चलता था, क्योंकि डोमिनेंस फैक्टर है। या तो फिर एक मम्मी या पापा इनमें से कोई भी, और एक भी कोई उनका जीन एक डोमिनेंट फैक्टर हो। जैसे सपोज मम्मी हाइट कम है लेकिन पापा बहुत हाइट है। ओके, तो उनके जो बच्चे होते हैं ये वो क्या होता है ना, हाँ बहुत ज़्यादा हाइट होके पैदा होते हैं। ये क्या होता है, उनके पापा का जो हाइट वाला जीन है ये डोमिनेंस है, ये अपने जनरेशन को इफेक्ट कर रहा है। ओके, अगर कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों का इफेक्ट होता है, फिर भी दोनों का कुछ इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। जैसे पापा की वो टॉलनेस ले आते हैं, या तो फिर मम्मी के कुछ कलर ले आते हैं। इससे बहुत सेग्रीगेशन भी होते हैं। एंड डोमिनेंस, जब एक जीन एक फैक्टर एक जनरेशन पर डोमिनेंट होके चलते, ये बहुत सारे जनरेशन तक चलते रहते हैं। ओके, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इफ द ट्रेट ऑफ वन जीन आर नॉट मैनिफेस्ट इन वन जनरेशन, इट डज नॉट मीन दैट दे डाई। ओके, दे मे बिकम डोमिनेंट इन फ्यूचर जनरेशन, और वन ट्रेट इज डोमिनेंट। सपोज अगर मम्मी पापा या तो फिर आपके दादा दादी, फॉर एग्जाम्पल आपके दादा दादी, आपके दादा बहुत टॉल थे लेकिन आपके पापा इतने टॉल नहीं हुए, वो हाइट कम रह गए। क्या? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो जीन था वो डाई हो गया। जब आप पैदा हुए, आप टॉल पैदा हुए, सबने बोला आपके पापा तो हाइट कम है तो आप कैसे टॉल हुए? तो आपके जो दादाजी का जो जीन था वो आप में आ गया, वो कुछ देर के लिए क्या क्लोज हो गया था, सरप्रेस हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो डाई हो गया था, वो मर गया था। ओके, देन नेक्स्ट जनरेशन को वो क्या होगा, फिर से डोमिनेंट हो गया, जो आप में आ गया। ओके, समझ में आया? देन द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्शन। यहाँ पे क्या होता है ना, दिस लॉ एक्सप्लेन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट्स। यहाँ पे क्या होता है, हर एक ट्रेट का एक आइडेंटिटी होता है। यहाँ पे कोई भी ट्रेट, कोई भी चीज एक दूसरे पर डोमिनेटिंग नहीं होता, हर एक का कैरेक्टर खिल के आता है। आपको अगर पापा के कुछ आता है तो फिर मम्मी के कुछ आता है, तो फिर कोई डोमिनेंट नहीं कि हाँ सब लोग पापा की तरह ही बनेंगे या तो फिर सब लोग मम्मी की तरह बनेंगे, ऐसे नहीं होता है। ये सेग्रीगेट करके एक दूसरे के आइडेंटिटी के साथ होता है। ओके, देन नेक्स्ट चले जाते हैं एनवायरमेंट के बारे में। व्हाट इज एनवायरमेंट? सो एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में जितना भी चीज़ है वो सारे एनवायरमेंट होते हैं।
एंड एक चीज़ याद रखने, एनवायरनमेंट सिर्फ वो नहीं जो आप बाहर देख रहे हो, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर्स होम, क्योंकि बच्चे जब फर्टिलाइज के स्टेज से तभी से ही हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ होते हैं। ओके, क्यों? जैसे जब बच्चे माँ के पेट में, सब लोग माँ के ख्याल करते हैं कि नहीं, आप उसे अच्छा खाना देते हैं, उसे अच्छे के माहौल में रखते हैं, ताकि उनका जो सोचने के तरीका है, उनका जो हैबिट है, उनका जो न्यूट्रिशन है, वो बच्चे पे इफेक्ट करता है। ओके, तो तभी से ही बच्चे में बाहर का जो मम्मी जो जैसे बिहेव करी है, मम्मी जो खा रही है, उसका इफेक्ट उसमें पड़ता है, तभी से ही एनवायरनमेंट उसका इफेक्ट करता है। तो बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे पे पैदा होने से पहले ही इफेक्ट करते हैं। ओके, देन दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडिविजुअल। तो एनवायरनमेंट क्या फैक्टर होता है डेवलपमेंट के, क्योंकि अगर उसे अच्छी परवरिश मिली और अच्छी हेरिडिटी मिली और उसके साथ अच्छा खाना, अच्छा माहौल में रहता है माँ, तो क्या होता है, बच्चा एक सुस्त और हेल्दी बच्चा पैदा होता है। ताकि अगर माँ का कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, या तो फिर वो बहुत सारा टॉर्चर सह रही है उस टाइम पे, या तो फिर उसे अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो बच्चों के डेवलपमेंट नहीं होते, या तो फिर वो पैदा से ही कुछ डिजीज के साथ होते हैं, या तो फिर उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है। क्यों होता है? क्योंकि माँ को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, शायद माँ को एक अच्छी परवरिश, अच्छी माहौल नहीं मिला होगा, इस वजह से। तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, देन द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। तो सिर्फ जीन को छोड़ के, जीन जो हेरिडिटी है, इसे छोड़ के जो भी आप देख रहे हो वो सारे एनवायरनमेंट है, चाहे वो अंदर हो माँ के पेट से हो, या तो फिर जब बच्चा पैदा हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब बाहर का जो माहौल है, उसका फैमिली हो, ये सारे उसकी सोसाइटी हो, स्कूल्स हो, और आसपास के नेचर हो, वो सारे एनवायरनमेंट ही होते हैं। उन सभी से वो कुछ ना कुछ सीखता है, जो उसके डेवलपमेंट है एंड उसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ओके, then environment influence the growth and development from the time of birth, मैंने अभी बताया। So it's broadly divided in two parts, internal which is mother's womb and external which is after birth. Okay, then environment consists various type of force like physical, social, moral, economic, political, cultural and emotional force। वेरियस टाइप ऑफ फोर्स हुई से एनवायरमेंटल फोर्स है। जैसे बच्चे जब बाहर आ जाता है, समय फिजिकल फोर्स, जैसे कि उसका अच्छा खाना मिलना, उसको अच्छी गाइडेंस मिलना, उसको रहने की जो खाद्य वस्त्र बासगृह, ये तीन चीज़ उसे मिलता है, तभी उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। जैसे आप एक बच्चे देख लो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, और एक अमीर घर का लड़का है, उसके पास खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा कि नहीं? होगा ना। लेकिन वो जो बच्चा है उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे सारे फिजिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और जिसको नहीं मिल रही है उससे क्या, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतनी नहीं होगी, चाहे वो सोशल हो, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एवरीथिंग। आप फैमिली में जो चीज़ सिखाते हो, जो कल्चरल वैल्यू देते हो, एंड सोसाइटी से वो जो सोशल वैल्यू सीखता है, जो मोरल वैल्यू सीखता है, देन फैमिली से वो चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक रिलेटेड भी हम फैमिली से सीखते हैं, पापा जब पकड़ मनी देते हैं, मम्मी जब घर चलाती है, ये सारी चीज़ बच्चे क्या फैमिली से सीखते हैं। दिस आर द एनवायरमेंट। तो ये सारी चीज़, जिन लोगों को अच्छी एनवायरमेंट मिलती है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है। सिर्फ हेरिडिटी फैक्टर नहीं करते बोथ। आपने जुगा मूवी तो देखी होगी, जहाँ पे क्या होता था, दोनों एक ही बाप के बेटे थे, दोनों के हेरिडिटी सेम था, लेकिन दोनों का एनवायरनमेंट अलग था। इस वजह से एक हुआ क्या, अमीर बच्चे का उसका बोलने का तरीका, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये डिफरेंट हुआ, एंड जो बस्ती में रहा उसका उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना, इस वजह से उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, वो अच्छे से बात नहीं कर पाता था, उसका बिहेवियर डिफरेंट था। तो ये क्यों हुआ? इन लोगों का तो हेरिडिटी सेम था, लेकिन ड्यू टू एनवायरनमेंट। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। सो व्हाट्स, लेकिन इससे लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा सिर्फ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, आप जो बच्चा जो होना चाहिए वो हो जाएगा, आप जहाँ पे भी रख लो, आप चाहे राजा के बेटे को बस्ती में भी रख लो, लेकिन वो राजा का बेटा रहेगा, उसके अंदर वो शौर्य, वो क्वालिटीज़ होगी। अगर आप एक चोर और एक मर्डरर के बेटे को कहीं पे भी रख लो, अगर कोई भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगा तो वो मर्डर करने पे कर सकता है, ये उनके हेरिडिटी में है, ये कुछ लोगों का मानना था। देन कुछ लोगों ने इसे अपोज किया, जिन्होंने कहा नहीं, एनवायरनमेंट बहुत मायने रखती है। अगर आप
उसे एक अच्छी परवरिश दे सकते हो, एक अच्छी फैमिली, अच्छी सोसाइटी दे सकते हो, देन कोई भी बुरा इंसान अच्छा बन सकता है और कोई भी अच्छा इंसान बुरा बन सकता है। इससे जो लोग एनवायरनमेंट को फॉलो करते थे उन लोग ये बात की, जैसे वाटसन ने कहा था, जो एनवायरनमेंट को फॉलो करते थे, जिसने कहा गिव मी एनी चाइल्ड, आई विल मेक हिम व्हाट यू वुड डिजर्व, आई विल मेक हिम डॉक्टर, आई विल मेक हिम इंजीनियर, इवन आई विल मेक हिम ए थीप और मर्डरर। ओके, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बार क्वेश्चन में आता है। तो जहाँ पे क्या होता है, तो वाटसन का मानना था एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी हेरिडिटी चाहे हो या ना हो, अगर आप उसे 80% दोगे तो एक अच्छा इंसान या तो फिर बुरा बनेगा। लेकिन उससे अपोज भी बहुत सारे लोगों ने किया। तो एट द एंड तो वुडवर्थ ने कहा कि नहीं, बोथ आर इक्वल एसेंशियल इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो हेरिडिटी एंड ये दोनों का गुणनफल है। ओके, क्या चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का बराबर का हिस्सा था, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। देन उनकी इन बातों को सबने माना कि हाँ इसमें, क्योंकि अगर सिर्फ हेरिडिटी अच्छी होगी, जैसे मैंने अभी जुड़वा फिल्म का एग्जांपल दिया था कि उन लोगों का तो हेरिडिटी सेम था लेकिन एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला, इस वजह से ये लोग अच्छे ऐसे हो गए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का हेरिडिटी भी सेम होगा। जैसे एक स्टोरी था कि दो भाई थे, दो बस्ती में पैदा हुए थे। ओके, दोनों को एनवायरमेंट सेम था और हेरिडिटी भी सेम था बचपन से ही। लेकिन गरीबी से या तो फिर पाप शराब पीता था, मारता था। लेकिन एक बच्चे ने क्या करा कि बचपन से जब ये सारे दिक्कत देखने लगा तो वो घर छोड़ के बाहर चला गया, बहुत पढ़ाई की, उसके बाद उसने आगे बहुत बड़े शहर में जाके रहा। तो दिन क्या हुआ, वो जो लड़का बस्ती में रह गया वो क्या हुआ, वो वही शराबी बन गया, वही जुआरी बन गया। कि जो बच्चा इस सेम इनहेरिडिटी होने के बावजूद जब वो एनवायरमेंट से जाके मिला, नहीं एनवायरमेंट से, वो अच्छा इंसान होके बना। ओके, तो ये दोनों ही इफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, देन इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जो भी मैंने बताया कि ये दोनों का गुणनफल होता है। एक बच्चे को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, अच्छे डेवलपमेंट देने के लिए, अगर आप बचपन से उसे खाना नहीं दोगे, या तो फिर हेरिडिटी ठीक से नहीं होगी, या तो फिर जो फर्टिलाइजर का टाइम पापा का गुण उसे नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर आप जितने भी टैलेंट दे दो, जितने भी एनवायरमेंट दे दो, वो नहीं होगा शायद। इससे बहुत बार होता है। जैसे आप एक लड़के को अगर आप ट्रेन कर दो कि आप डांस करो, उससे डांस नहीं होता, उसे पसंद नहीं है डांस, उसे पढ़ाई अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, उसका हेरिडिटी फैक्टर होता है। ओके, देन उसका एक खुद का इंटरेस्ट होता है, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, मोटिवेशन, ये सब क्या फैक्टर इफेक्ट करता है। ओके, तो बोथ आर एनवायरमेंट क्या होता है, टोटली कंडीशन दैट सर्व टू स्टिमुलस बिहेवियर और एक्ट टू ब्रिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, एंड हेरिडिटी जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ओके, समझ में आया? करना, जो केयर करना, जो आप उसे पालन पोषण कर रहे हो, आप उससे खाना दे रहे हो, आप उससे प्यार कर रहे हो, दीज आर नर्चर। नेचर जो हमें होता है, हमें क्वालिटी, जैसे अगर कोई इंसान गुस्सा है, ये उसका नेचर है। ओके, आप उतना एनवायरमेंट दोगे वो कुछ देर के लिए, वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। लेकिन कभी अगर उससे गुस्सा आ जाएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएगा। ओके, दीज आर द नेचर एंड एनवायरमेंट के थ्रू उसमें बहुत सारे सुधार आते हैं। ओके, देन जानते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इतने सारे जो हमने पढ़ाई की, क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ, आज एन टीचिंग प्रोफेशन, आज एन एजुकेशन प्रोफेशन, हमेशा क्यों पढ़ रहे हैं। हेरिडिटी एनवायरमेंट एज ए टीचर और स्कूल को क्या हेल्प करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो teachers should try to provide the best mental environment so that the child can flourish। तो अगर एक टीचर को हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के बारे में पता होगा, देन वो क्या करेगा कि अच्छी एनवायरमेंट प्रोवाइड कर पाएगा स्टूडेंट्स को। ओके,
ताकि बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ हो, अच्छे से डेवलपमेंट और हो सके, ताकि बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड हो सके। अगर टीचर को पता है कि ये उसका हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ओके। Then the knowledge of both the factor will help the teacher to finding out the individual differences among the students in learning different subjects। जैसे कि अगर हम एक टीचर को पता होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, तो वो क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने लर्निंग स्टाइल को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे पता होगा कि एक चाइल्ड ट्राइबल से एसटी है जो डिफरेंट एनवायरमेंट से आया है, और एक चाइल्ड है जो जनरल कैटेगरी जो एक टाउन से या तो फिर कोई मेट्रो सिटी से आया है, तो अगर इसे पता होगा कि इन दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो एक टीचर क्या करेंगे कि उन दोनों के अकॉर्डिंग उन दोनों को एनवायरनमेंट को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंजेस लाएगी, ओके। Then the third point is, hence the teacher must provide a congenial atmosphere for the students and treat them equally। Yes, अगर उसे पता होगा कि वो कौन से हेरिडिटी है, कौन से एनवायरमेंट से आए हैं, तो वो क्या करेगी, एक अच्छे एटमोसफियर प्रोवाइड करेगी एंड ट्रीट देम एज इक्वल, जहाँ पे दोनों ही बच्चे कंफर्टेबल रह सके, वो चाहे डिफरेंट एनवायरमेंट से आए हो या तो फिर डिफरेंट हेरिडिटी है, दोनों इक्वली ट्रीट हो सके। द टीचर मस्ट मोटिवेट देम टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। हर एक टीचर का सबसे बड़ी काम होता है कि मोटिवेशन देना, कि हाँ तुम ये कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ट्राइबल से आया है या तो फिर कोई गांव से आया है और एक बच्चा शहर से आया है, तो जो गांव से आएगा वो अप्रेस फील करेगा, नहीं यार मुझसे नहीं होगा। तो एक टीचर का क्या काम है, जब वो पता करेगा कि ये लड़का या ये लड़की इस गांव से आए है, उसे दिक्कत हो रही है यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, तो वो क्या उससे ज़्यादा फ्रेंडली होगी और उससे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वो अपने दूसरे पीयर्स को समझे कि उसके साथ अच्छे से डील करना, बिकॉज उससे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अगर आप लोग उसे सपोर्ट करोगे तो वो अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी, ओके। तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए। देन इट हेल्प्स द टीचर टू नो द वेरीफाइड नीड एंड एबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रन। अगर वो नीड एंड एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाएगी, देन क्या करेगी, देन उसी के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेंगे वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, सो दैट चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि अगर उसे पता होगा कि इसके पापा फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्टर सब नोन पर्सन के बर्थडे भी पढ़ते हैं, अगर उसको पता होगा कि इसके पापा एक अच्छे डांसर थे, तो वो कभी ऑब्जर्व भी करके इस लड़के में डांसिंग टैलेंट है, तो वो क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे में एक्टिंग के टैलेंट हो गए, कुछ बच्चे में डांस, कुछ बच्चे में पढ़ने की भी बहुत इंटरेस्ट होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी डिज़ाइन किया जाएगा ताकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सके और उसी के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सके, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो सके। देन इट हेल्प्स द टीचर टू प्रोवाइड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल, तो बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेगा। सो ये था हम लोग का आज का जो टॉपिक था कि सब चीज़ हमने पढ़ा, तो अभी टाइम है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, आप लोग ने कितना समझा है इस टॉपिक को, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आप लोग को कितना आता है ये टॉपिक, मैंने ठीक से समझाया कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 22 pairs of chromosome are the same in male and female, they are known as क्या, ऑटोसोम्स, एक्सेस क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एंड निकल क्रोमोसोम। क्या होता है, जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, मैंने बताया 22, देन 23rd इज सेक्स डिफाइन करता है, तो 22 ये क्या होता है, यस द आंसर इज ए, ओके। ये होता है क्या, ऑटोसोम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन सबको देनी चाहिए, हेरिडिटी एलोन, एनवायरमेंट एलोन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, तो डेवलपमेंट क्या है, यस ऑप्शन सी द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अभी तक आपने जो भी पढ़ा क्या बता रहा था कि डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ की इंटरेक्शन से होता है, अच्छे डेवलपमेंट होता है। अगर आपको सिर्फ उसे हेरिडिटी दोगे तो उसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो अच्छी परवरिश नहीं पाएगा, जैसे एनवायरमेंट में पैदा होगा वैसे ही बन जाएगा। अगर उसे सिर्फ अच्छे एनवायरनमेंट में लेके, लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट नहीं होगी, वो क्वालिटीज़ नहीं है, आप जितना भी पढ़ा लो, जितना भी उसे गाना गवाने की कोशिश करो, लेकिन उससे नहीं होता है। तो बोथ फैक्टर आर इम्पोर्टेंट, देन
ह्यूमन ऑफ डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, ह्यूमन के अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के, जैसे 55, 46, 60 एंड 23. सो आंसर फर्स्ट, यस द आंसर इज 23. अभी मैंने बताया टोटल 23 होता है, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर. ओके, ये पेयर हो गया था. देन जब हम दोनों को इंक्लूड करते हैं देन वो 46 हो जाता है. ओके, ये क्वेश्चन गलत मत करना है, बहुत बार लोग बच्चे गलत करते हैं. टोटल होता है 46, देन पेयर होता है कि ना 23 का पेयर होता है, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर. ओके, देन a newborn baby will be a girl if it has, एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय या गर्ल होगी. ये कैसे डिफाइन होता है, इसके अंदर कौन से क्रोमोजोम होंगे तभी वो डिफाइन होता है कि वो बॉय होगी या गर्ल होगी. XY क्रोमोजोम, XX क्रोमोजोम, YA क्रोमोजोम एंड cannot be decided. So आंसर इज XX क्रोमोजोम. XX क्रोमोजोम एक लड़की में पाया जाता है एंड एक लड़का यानी कि बॉय होगा तो XY क्रोमोजोम होगा. ओके, तो गर्ल्स के लिए क्या है XY, एंड इससे डिफाइन करता है क्या, ये जो XY क्रोमोजोम होगा या XX क्रोमोजोम होगा ये पिता यानी कि बच्चे के पापा डिसाइड करते हैं, उनकी जीन डिसाइड करती है. लेकिन हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर क्या होता है, अगर लड़की हुई तो सारे दोस्त क्या बहू के ऊपर तुम, लड़का दूसरे शादी कर लेता है, तुम हर वक्त लड़की पैदा करते हो. लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल साइंस में. तो जो लड़की पैदा होती है ये XX का जो क्रोमोजोम ये ज़्यादातर माँ में पाई जाती है. ओके, सॉरी, XX का जो क्रोमोजोम होता है यानी कि जो लड़की का है ये पापा से होता है, लेकिन XY जो बच्चे का पिता होने का वो ज़्यादातर माँ में होता है. ओके, तो अगर लड़की हुई तो हमेशा लोग जो माँ को दोष देते हैं कि तेरे वजह से हुई है, नहीं, ये डिपेंड्स करता है पापा पे अगर लड़की हुई तो. ओके, the question is the trait of one genes that are not affected in one generation by appear in the next. This is principle of क्या, independent assortment, segregation and dominance, transferability and gene transformation. क्या है अभी मैंने बताया. yes answer is B. ओके, segregation and dominance, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि the trait one gene that are non effective इन वन जनरेशन में अपेयर इन द नेक्स्ट. अभी मैंने बताया था कि अगर एक जनरेशन पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डाई हो गए, वो दूसरे जनरेशन में दिख सकता है. जैसे अभी मैंने बताया कि दादाजी अगर टल थे, पापा टल नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो टल का जीन खत्म हो गया, वो उसके नाती में भी आ सकता है. ओके, यह था. ये था आज का क्लास. अगर आपको अच्छी लगी है देन एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे. एंड कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा. एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय.